डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई एवरेज का मतलब क्या है और आपके दिमाग को थोड़ा सा एवरेज के कंसेप्ट के अंदर ढालने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि भाई एवरेज का मतलब क्या है, या फिर अगर थोड़ा सा प्रेसाइज क्वेश्चन पूछने के लिए मैं आपसे पूछ लूँ कि किसी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके जब मार्क्स की एवरेज निकाली गई तो वो 60% आया। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस क्लास के एवरेज मार्क्स 60% हैं, तो इसका मतलब क्या है। और सीरियसली एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद निकालिएगा मतलब कि भाई इसका मतलब क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, फिर जानिएगा, फिर मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि भाई अगर क्लास के एवरेज मार्क्स 60% हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% हैं, कि भाई ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उसके मार्क्स 60% है। लेकिन चलो आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 55% और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स हैं 65%। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं, तो भाई इन दोनों की एवरेज कितनी होगी, इन दोनों की एवरेज हो जाएगी 60%। तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ज़्यादातर के होने चाहिए थे 60%, यहाँ तो एक के भी नहीं है। मतलब कि वो तो एवरेज की डेफिनेशन नहीं है कि भाई ज़्यादातर के इतने हैं, ना ना ना, वो डेफिनेशन नहीं है। अब हो सकता है आप ये बोलो कि भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% के आसपास हैं। जैसे आप बोल दो कि देखो 60% से 5 ही कम है, 60% से 5 ज़्यादा है, 60% के आसपास है, मतलब जो एवरेज होती है उसके आसपास सबके मार्क्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बोल दूँ कि अगर, चलो ये तो परसेंटेज में है, अगर इसी को मैं 60 मार्क्स में ले लूँ या फिर परसेंटेज में भी ले लो, चलो अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 100% हैं और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 20% हैं, तो इस केस में भी 60% के आसपास तो कोई नहीं है ना, 40% का फर्क पड़ गया। और अगर ये परसेंटेज में नहीं होता, जस्ट 60 नंबर होते, तो मैं तो ऐसे बोलने वाला था कि एक स्टूडेंट का 1 नंबर है और एक स्टूडेंट के 119 नंबर हैं, 2 स्टूडेंट है, तो इनकी एवरेज निकाल के देख लो आप। तो वो वाली डेफिनेशन भी फिट नहीं होती कि भाई ज़्यादातर के मार्क्स 60% के आसपास हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलोगे कि क्लास का जो एवरेज स्टूडेंट है, बिकॉज मैंने स्टूडेंट्स को बोलते सुना है कि क्लास का जो एवरेज स्टूडेंट है उसके मार्क्स 60% है, बट दैट डजेंट मेक एनी सेंस। तो एक्चुअल इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक्चुअल डेफिनेशन एवरेज की क्या है। एक्चुअल डेफिनेशन एक ही वर्ड में आपको पता लग जाएगी, 2 वर्ड्स में, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। अगर आपने किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स के एवरेज निकालनी है तो सारी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स को इकट्ठा करो और उनको इक्वली बांट दो। तो अगर एवरेज 60% थी तो पक्का सबके पास 60% हो जाएंगे। अगर आपको 10 लोगों की इनकम की एवरेज निकालनी है तो सारे लोगों की इनकम लो अपने पास और उसको बराबर बराबर बांट दो, तो हर बंदे के पास जितनी इनकम जाएगी वो होगी एवरेज इनकम। मतलब कि जब किसी भी चीज़ को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसी ग्रुप के अंदर, जिस भी चीज़ की हमने एवरेज निकालनी है, जिसकी भी औसत निकालनी है, तो उस चीज़ को हम औसत कहते हैं, उस चीज़ को हम एवरेज कहते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे हर बंदे को कितनी वैल्यू मिली, ये सिंपल सा मतलब है। तो देखिए मान लो आपके सामने एक फैमिली है और इस फैमिली की मैं आपको इनकम बताने वाला हूँ हज़ारों में। भाई एक बंदा जो है 28,000 कमा रहा है, एक 43,000, एक 34,000, ये अभी अभी जॉब लगा है तो इसकी पहली सैलरी 12,000, और ये जो है भाई ये काफ़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, इनकी इनकम जो है वो है 83,000, ठीक है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनकी एवरेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे। देखो इन सब की इनकम को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, तो इन सब की इनकम को अगर मैं इकट्ठा करता हूँ तो कितनी हो जाती है, 200। इन सब का सम एक बार आप करके देख सकते हो। तो इन सब की इनकम हो गई 200,000। और ये टोटल कितने बंदे हैं, टोटल बंदे हैं भाई साहब 5। तो इस 200,000 को मैं 5 के अंदर बांटूंगा तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे, हर एक के हिस्से में आएंगे 40,000। तो इस फैमिली की एवरेज इनकम कितनी है, इस फैमिली की एवरेज इनकम है 40,000। तो ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है ना एवरेज का, ये कैसे बना है, ये बना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की सेंस से। आपको ऐसे देखना कि चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सबकी सैलरी इकट्ठी कर ली, तो क्या आया, एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आया भाई, औसत निकालने के लिए, सम ऑफ
ऑल वैल्यूज, मैंने सबकी सैलरी जितनी भी थी उतनी इकट्ठी कर ली। मतलब अगर मैंने कुछ वैल्यूज की सैलरी निकालनी है तो पहले सारी वैल्यूज को, सारी संख्याओं को मैं इकट्ठा कर लूंगा, उनका जोड़ निकाल लूंगा, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी सैलरी मेरे पास हुई, जितने भी रुपए मेरे पास इकट्ठे हुए, उनको मैंने बराबर बराबर बांट दिया। कितने लोगों में? जितने भी बंदे थे जिनसे भी इकट्ठी की। तो भाई नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ वैल्यूज, कि भाई जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सारी संख्याओं का जोड़, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज, सारी संख्याएं कितनी हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। तो आपने एक बार ये सिंपल सा फॉर्मूला जो है ये याद रखना है, और साथ में ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है ये और कुछ नहीं, ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की सेंस है उसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ, ये बराबर बांटने वाली सेंस पे। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे अगले कंसेप्ट लेक्चर्स के अंदर, उनके अंदर क्या होगा, नए बंदे आ सकते हैं इनकी फैमिली में, कोई फैमिली वाला बंदा भी छोड़ के जा सकता है। तो भाई जो भी नुकसान होगा, जो भी फायदा होगा, उसको हम इक्वली बांटने वाले हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की सेंस भी आपने याद रखनी है। लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखोगे तो हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको क्या दे देगा, सिर्फ एवरेज दे देगा और आपको बोलेगा कि भाई 5 नंबर हैं जिनकी एवरेज 35 है। तो भाई सम कितना हो जाएगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ वैल्यूज इज सम ऑफ ऑल वैल्यूज। इतनी तो कॉमन सेंस आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, है ना। इनको ऊपर नीचे आप ले जा सकते हो। एवरेज को अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करता हूँ कि कितने नंबर हैं, तो मेरे पास आ जाता है कि उन नंबर्स का सम कितना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करूँ तो चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिए। अब तक तो मैंने आपको बेसिक मीनिंग बता दिया है। तो एक बार इन वैल्यूज़ की एवरेज निकाल दो भाई ज़रा, वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने निकाल ली होगी। तो सबसे पहला एक बार करके दिखा देता हूँ, वैसे इसमें करके दिखाने की कोई बात नहीं है। तो देखो 15 और 5 20, 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 0 40। तो भाई टोटल वैल्यूज़ का सम आ गया 40। और टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5। ये बेशक से 0 है, इसको छोड़ना मत कि भाई ये तो 0 है। तो टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, तो इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी? 8। और बाकी दो की एवरेज भी आप निकाल ही लोगे, और निकाल ली है तो एक का आंसर है 61 और नीचे वाले की है 2282। तो अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो एक बार ट्राई करिएगा मेरे सॉल्यूशन से पहले। ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकेंड। तो हमारे पास 3 नंबर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकेंड, तो ये जो पहले वाला है ये दूसरे का 4 गुना है, ठीक है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ही चल रही हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप खुद सोच सकते हो कि अच्छा पहले वाला दूसरे का 4 गुना है। एंड 3 टाइम्स द थर्ड, और तीसरे वाले का 3 गुना है। तो भाई ये जो पहले वाला नंबर है ये ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का 4 गुना भी है, किसी नंबर का 3 गुना भी है। मतलब ये 4 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है। तो 4 दिए 12x। तो मैंने फर्स्ट नंबर को मान लिया भाई 12x। तो 12x किसका 4 गुना है? 3x का 4 गुना है। 3 चौके 12, है ना जी। तो सेकंड नंबर 3x आ गया, 3x का 4 गुना है ये। और 12x किसका 3 गुना है? 3 से भाग करके देख लो, 3 चौके 12, 4x का 3 गुना है भाई, 4 तिये 12। तो तीनों नंबर मेरे सामने आ गए, और एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई इनकी जो एवरेज है, इनका जो औसत है वो 95 है। तो भाई अगर मेरे पास एवरेज 95 है तो सम कितना होगा, इनका योग कितना होगा? 3 नंबर है ना, 95 इंटू 3, तो ये आ गया सम ऑफ वैल्यूज। और इस साइड मेरे पास वैल्यूज पड़ी हैं, तो ये लो भाई, इस साइड भी सम ऑफ वैल्यूज, इस साइड भी सम ऑफ वैल्यूज, इक्वेट कर सकते हैं। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लूँ, क्या बना? 4 और 3 7, 7 और 12 19x। तो भाई 19x की वैल्यू आ गई ये। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है? एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर यानी कि 4x, 4x की वैल्यू पूछी है। तो पहले तो मैं x की निकाल लूँ। तो भाई इस 19 को उधर ले जाऊंगा मैं नीचे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये जो भी है ये x की वैल्यू है। मैं इसको सोल्व करूँ या ना करूँ, ये x की वैल्यू है, लेकिन मुझे निकालना है 4x। तो भाई इसको मैं 4 गुना कर देता हूँ। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो भी आएगा वही मेरा आंसर होएगा। 19 5 95, 5 3 15 चौके 60। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ये ट्राई करो जरा।
आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। तो भाई 3 नंबर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो पहले वाला है वो दूसरे का डबल है, तो मैंने दूसरे वाले को अगर x मानना है तो पहले वाला 2x हो जाएगा। एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, तो दूसरे वाले का तो ये डबल था लेकिन तीसरे वाले का हाफ था, तो तीसरे वाले का हाफ है, इसका मतलब तीसरे वाला नंबर क्या होगा 4x, 4x का ही हाफ होता है 2x। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 56, और तीनों नंबर की एवरेज 56 है, तो इसका मतलब सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, अगर औसत 56 है तो 56 इंटू 3, तो भाई ये इनका सम हो गया। देख लेते हैं उसने पूछा क्या है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज, पहले और तीसरे नंबर की एवरेज पूछी है, ठीक है निकाल लेते हैं। तो भाई 4 और 2 6 और 1 7, तो 7x की वैल्यू है भाई ये, और x की वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाई 7। अब मैं देख रहा हूं निकालना क्या है, तो पहला नंबर 2x है, आखिरी नंबर 4x है। इन नंबर्स को निकालने की जरूरत नहीं है, इनकी एवरेज ही निकालनी है। तो 2x और 4x दोनों का सम कितना हो जाएगा 6x, और अगर एवरेज निकालनी है तो सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, तो भाई इनकी एवरेज है 3x, तो मतलब कुल मिलाकर हमें 3x निकालना है। x की वैल्यू हमारे सामने है, इसको कर देता हूं 3 गुना। तो देखो 7 8 56, 8 3 24 3 72, तो आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन ए 72। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये देखो ये भी एसएससी सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन है। ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 26, 3 संख्याओं की एवरेज 26 है। द फर्स्ट इज 2/11 टाइम्स द सम ऑफ द अदर 2। तो देखो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। एग्जामिनर ने ये बोला है कि जो पहले वाला नंबर है ये इन दोनों के सम का 2/11 है। मतलब अगर मैंने इन दोनों का सम 11x मान लिया तो पहले वाला नंबर है भाई 2x, 2/11 इन दोनों का, अगर ये दोनों 11 हैं तो ये 2 है। और अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, अब एग्जामिनर ने बोला है कि भाई द फर्स्ट नंबर इज, कि भाई फर्स्ट नंबर बताओ, तो इनकी एवरेज उसने बता दी है 26, तो इनका सम कितना होगा, तो इनका सम हो जाएगा 26 इंटू 3, सिंपल सी बात है 3 नंबर हैं। और यहाँ पर मुझे आखिरी के 2 का सम पता है 11x है, पहले वाला नंबर पता है 2x है, तो सम कितना हो गया 11x प्लस 2x 13x, तीनों का सम। तो भाई यहाँ पर भी x की वैल्यू आ गई, 13 दूनी 26 आ गई ना, और यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट नंबर पूछा था, तो भाई फर्स्ट नंबर है 2x, तो ये जितने भी वैल्यू आई है इसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ ताकि 2x आ जाए। तो भाई 3 चौके 12, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, द एवरेज वेट, एक बार ट्राई कर लेना मेरे बताने से पहले। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45, तो ए बी और सी का एवरेज वेट 45 है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वेट का सम कितना होगा। अगर इनका औसत 45 है तो 45 इंटू 3 या इनका योग होगा, तो 45 इंटू 3 होता है 135। और एग्जामिनर ने यह बताया है आपको आगे, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40 kg, कि ए और बी का एवरेज वेट 40 kg है, इनका औसत 40 है, तो वेट का सम कितना होगा 40 इंटू 2, 2 नंबर की एवरेज है ना 40, तो भाई सम हो जाएगा 80। तो अब मेरे को सी का वो बताओ भाई वजन, मुझे तीनों का पता है, ए और बी का पता है, तो 135 में से 80 गए तो सी का वजन हो गया 55। एक और चीज बताई है एग्जामिनर ने, क्या बताई है कि भाई बी और सी का जो एवरेज वेट है, जो औसत वजन है वो है 43, तो सम कितना होगा बी और सी का, तो भाई सम हो जाएगा 86। और इसमें से 55 किलो तो सी के पास है, तो भाई बी के पास कितना होगा, तो 86 में से 55 घटा दो, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 5 गए 3, तो 31 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एग्जामिनर ने पूछा है कि बी का वजन कितना है, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा दिमाग में, थोड़ा थोड़ा जितना भी समझ में आपको आ रहा है फुल कंसंट्रेशन से, मैं उतना ही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि आप एवरेज को देख चुके हो एक हद तक, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एवरेज को हम एक और वे में देख सकते हैं, और कैसे देख सकते हैं। देखो हमारे सामने एक फैमिली है और उनकी एवरेज इनकम आपके सामने है। तो पिछली बार जब मैंने इनकी एवरेज आपसे निकलवाई तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको एवरेज निकालनी है तो पहले पूरी फैमिली की इनकम को इकट्ठा करो और फिर उसको इक्वली डिवाइड करो, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो,
कि हमारा जो काम है, हमारा जो उद्देश्य है वो तो सिर्फ इतना है कि भाई अगर इनकी सैलरी को बराबर बांटा जाए तो कितनी सैलरी आएगी ये देखना। अगर इनकी सैलरी को बराबर बांटा जाए, ठीक है, तो अगर इनकी सैलरी को बराबर बांटना है तो ये जरूरी नहीं है कि भाई सबकी सारी सैलरी मैं ले लूं। मैं चाहे किसी भी तरीके से बांटूं, अगर मैंने इनकी सारी सैलरी को बराबर बांट दिया तो जो भी वैल्यू आएगी वो एवरेज आएगी, चाहे तरीका मैं कोई भी फॉलो करूं। तो अब मेरे दिमाग में आया कि मैं इन पांचों बंदों से इनके सारे रुपए ले लूंगा। क्यों ना मैं ये करूं कि भाई हर एक बंदे के पास कम से कम 40,000 रुपये तो हैं ही। देखो, इसके पास 42,000 हैं, 46,000 हैं, 53,000 हैं, 59,000 हैं, 40,000 है, तो हर एक के पास एटलीस्ट 40,000 तो है ही। तो मैंने इन लोगों को बोला कि भाई मैंने तुम्हारी सैलरी जो है वो बराबर तो बांटनी है, लेकिन यार जो तुम्हारे पास 40,000 रुपये है ना वो अपने पास रखो। एट लीस्ट अपने पास तुम 40,000 रुपये रखो सारे, और जितने भी एक्स्ट्रा मनी तुम्हारे पास बचता है वो मेरे को दे दो भाई। तो देखो, तो ये जो पहले वाला बंदा है ये कितने रुपए दे देगा, ये मेरे को 2,000 रुपये देगा। दूसरे वाला बंदा 6,000 रुपये मेरे को दे देगा। तीसरे वाला जो बंदा है वो मेरे को 13,000 रुपये दे देगा। ये 40,000 से 13,000 ज़्यादा इसके पास है। मैंने बोला 40,000 से ज़्यादा जितने भी मेरे को दे दो। तो ये जो पर्सन है ये 19,000 मेरे को दे देगा, और ये पर्सन 0 रुपये देगा, कुछ नहीं देगा। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने रुपए इकट्ठे हो गए, तो मेरे पास हो गए भाई 6 और 2 8, 8 और 13 21, और 21 और 9 40। तो मेरे पास कुल मिलाकर 40,000 रुपये इकट्ठे हो गए, ठीक है, जब इन्होंने एक्स्ट्रा दिया। लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है जितनी भी इनकी सैलरी है उसको बराबर बांटना। अब मुझे ये पता है कि हर एक बंदे के पास 40,000 रुपये हैं। मैं इसकी वजह से नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ उसकी वजह से कि मैंने इन सबको बोला था कि अपने पास 40,000 रुपये रखना, 40,000 से जो भी एक्स्ट्रा है वो मुझे दे देना, और उस एक्स्ट्रा रुपये से कितने रुपए बने हैं 40,000। अब मैं इसको भी बराबर बांटूंगा, कितने लोगों में, मैं बांटने वाला हूँ इसको 5 लोगों में। तो हर एक पर्सन को कितने कितने रुपए मिलेंगे मेरी तरफ से, जो एक्स्ट्रा मनी आया था उससे 8,000 मिलेंगे। सबके पास पहले 40,000 थे, 8,000 मैं और दे दूंगा। तो हमारी एवरेज क्या है, हमारी एवरेज है 48। तो चाहे आप इनकी सारी इनकम लेकर वापस बांट दो, चाहे इनकी इनकम का कुछ हिस्सा लेकर बांट दो, कुल मिलाकर जब आप इनकी इनकम को बांटोगे तो हर एक पर्सन के पास 48,000 जाएगा। मतलब इनकी एवरेज, इनकी औसत 48 है, 48 है, ठीक है। तो भाई ऐसे तो हम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं इन सबको ये भी बोल सकता हूँ, मैंने इनको बोला था ना कि सब अपने पास 40,000 रखो, मैं इनको ये भी बोल सकता हूँ कि सब अपने पास 39,000 रखो। ज़रूरी नहीं है 40,000 बोलना। अगर आप इन सबको ये बोलोगे कि भाई सब अपने पास 39,000 रखो और एक्स्ट्रा रुपए मुझे दे दो, तो देखो ये कितने कितने देंगे। ये आपको देने वाला है 3,000, ये आपको देने वाला है भाई 7,000, और ये आपको देने वाला है 14,000, ये आपको देने वाला है 20,000, और ये आपको देने वाला है 1,000। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने रुपए हो गए, 39,000 तो इन्होंने अपने पास रख लिए। तो आपके पास हो गए 7 और 3 10, 10 और 20 30, 14 और 1 15, 30 और 15 45। तो आपके पास 45,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, और आप इस 45,000 को कितने लोगों में बांटने वाले हो, वही 5 लोगों में। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो भाई हर एक बंदे के हाथ में 9,000 रुपये आएंगे। 39,000 सबने रखे थे, 9,000 और रखेंगे तो सबके पास कितने हो जाएंगे, 48,000। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एवरेज निकालने का आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उनकी सारी इनकम लेना, ठीक है। 40,000 उनके पास रख सकते हो, सबके पास बोल दो बाकी मेरे को दे दो, जो भी आपके पास आए उसको बराबर बांट दो। 39,000 उसके पास रख सकते हो। और एक और बात, मैथमेटिकली आप इनको ये भी बोल सकते हो कि सब अपने पास 50,000 रुपये रख लो, सब अपने पास 50,000 रुपये रख लो। अब आप बोलोगे जिस बंदे के पास 40,000 हैं वो अपने पास 50,000 रुपये कैसे रखेगा। देखो मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कैसे। देखो, आपने बोला कि भाई सब अपने पास 50,000 रुपये रखो और जो भी एक्स्ट्रा है वो मेरे को आप दे दो। तो पहले वाला बंदा आपको कितने रुपए देगा, वो आपको -8,000 देगा। मतलब कि उसके पास 50,000 होने चाहिए, वो आपसे 8,000 ले और लेगा। तो -8 मैथमेटिकली बोल सकते हैं ना, प्रैक्टिकली ना भी बोल सकें रियल लाइफ में ऐसे, ठीक है। रियल लाइफ में बोलेंगे तो ये बोलेंगे इसने 8 ले लिए।
अगला बंदा आपको कितने रुपए देगा, -4, मतलब कि 4 का नुकसान देगा और क्या देगा। अगला बंदा आपको देगा +3, अगला बंदा आपको देगा +9 और इससे अगला बंदा आपको देगा -10। तो देख लेते हैं एक बार कितना हुआ। तो देखो 9 और 3 कितना हो गया 12, 8 और 4 कितना हो गया 12। तो भाई 12 और 12 एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस, इसको तो आप काट दो। अब आपके पास बचा सिर्फ -10। तो भाई अब इस -10 को कितने लोगों में बांटोगे, वही चाहे फायदा हो या नुकसान हो, हम तो सब में बांटने वाले हैं। एवरेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फायदे का भी नुकसान का भी। तो भाई इस 10 को मैं बांटने वाला हूँ 5 लोगों में, तो हर एक के हिस्से में आएगा -2। तो भाई सबके पास 50 थे, -2 हो जाएंगे सबके पास, अब मतलब -2 का चेंज जाएगा। तो अब एवरेज हो गई सबकी 48, मतलब इनके एवरेज 48 ही है, चाहे हम किसी भी वे से निकालें। तो आपको मैंने एक तरीका बता दिया एवरेज निकालने का, आप इस नज़रिए से भी देख सकते हो। कोई भी एक वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो कि सब अपने पास इतना रखें, और उसके हिसाब से देख सकते हो कि किसके पास कितना ज़्यादा है कितना कम है, और जो भी एक्स्ट्रा आए आपके पास या जो भी कम आए उसको आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो उन बंदों में। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू आपने मानी थी फिर उसके अंदर आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, उसमें से कम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और अभी मैं चाहूँगा कि यार आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो अभी तुरंत वीडियो को पॉज करो और जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से एक बार इनकी एवरेज निकाल के बताओ। उम्मीद करता हूँ कि आपने सबकी एवरेज निकाल ली होगी। तो मैं एक बार निकाल के दिखा दूँ, बिकॉज इसके अंदर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिर्फ सम निकाल के डिवाइड नहीं करना। तो भाई सबसे ऊपर वाली वैल्यू के अंदर मैंने अज्यूम किया कि सबके पास 2000 रुपये रख दिए मैंने। ठीक है, तो पहले वाला आपको कितने रुपए देगा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, +30, -50, +40, +200, -110। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास कितने इकट्ठे हुए एक बार देख लेते हैं। तो भाई ये हो गए 110 और 150, माइनस का 160, माइनस का 160, ये माइनस का 160 को मैं 200 के साथ कैंसिल करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा +40। तो मेरे पास हो गए 40 और 40 80 और 30 110। तो इस 110 को मैं कितने लोगों में बांटने वाला हूँ, कितने नंबर में, 1 2 3 4 5, 5 में बांटने वाला हूँ। तो भाई हर एक के हिस्से में आ जाएगा 22 और एवरेज हो जाएगी 2022। दैट्स इट। अगली बार सेंट्रल वैल्यू क्या लूँ भाई मैं, तो अगली बार मैंने सबको बोला भाई अपने पास 100 रुपये रखो जरा। तो पहले वाला मुझे देगा 15 रुपये, दूसरे वाला देगा -2, अगले वाला देगा +4, अगले वाला देगा -17, +7, +1। तो कितना हो गया भाई, 17 और 2 19, 17 और 2 19 माइनस के, तो मैं प्लस के 19 कहाँ दिख रहे हैं, 15 और 4 19 ही होते हैं, तो मैंने इसको काट दिया। तो हमारे पास 7 और 1 8 एक्स्ट्रा बच गए, जो कि कितनों में बटने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के अंदर बटने वाले हैं 8। तो ये हो जाएगा 1 2/6, यानी कि 1/3। तो नई एवरेज हो जाएगी 101 1/3। ठीक है, अब अगला करने वाले हैं। तो अब की बार मैंने मान लिया कि भाई सब अपने पास 200 रखो। आप ऐसे भी मान सकते हो कि सब अपने पास 190 रखो, लेकिन बिना वजह ऐसे कैलकुलेटिव क्यों बनाना है क्वेश्चन को 190 मान के। 200 के साथ जो कैलकुलेशन है वो आसान होती है ना, तो थोड़ा मोटा ऊपर नीचे भी मान लिया करो। अब देखो यहाँ पर हो गया -20, देखो 180 देखते ही -20 ध्यान में आया, -3 ध्यान में आया, +15, +7, +16, -17। अब एक बार देख लेते हैं भाई। तो देखो -20 और -30, -23, कहीं पर +23 दिख रहा है, -23, तो 7 और 6 13, ये भी 23 ही होता है, +15 और -17। तो हमारे पास ओवरऑल जो चीज़ इकट्ठी हुई है वो हुई है -2। अब ये -2 कितनों में बटेगा, 1 2 3 4 5 6, इसको बांटना जरूरी है, ऐसे मत कर देना 200 -2 198 ऐसे। ठीक है भाई, जो भी आपके पास रुपए इकट्ठे हुए हैं सबके पास 200 रहने के बाद उसको बांटना जरूरी है। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो आपको समझाया है। तो इस -2 को हम 6 लोगों में बांटेंगे तो 1/3 कम करना पड़ेगा, मतलब कि कितना हो जाएगा 199 2/3। ठीक है, तो अब तक आपकी थोड़ी सी समझ डेवलप हुई होगी। अब हम अगले कंसेप्ट लेक्चर 2 में मिलते हैं।